हेलो स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सअप, वेलकम इन अवर डिजिटल पाठशाला, जहां पे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं बिजनेस। भाई बहुत बच्चों का फेवरेट हो चुका है तो बिजनेस। क्यों? क्योंकि अब बच्चे समझ चुके हैं कि बिजनेस से बीएमडब्ल्यू आती है। तो वही सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है, कैसे हम उसको क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या मेरिट है, और बिजनेस को कौन कौन सपोर्ट करता है, और बिजनेस में रिस्क कितना ज्यादा होता है, किस किस टाइप के रिस्क होते हैं। तो आज हम वन शॉट में क्लियर करेंगे अपना चैप्टर 1, और पार्ट 2 में मैं तुम्हारे ले आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, जहां पे तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस उसके कहीं। क्योंकि देखो एक चीज बच्चों याद रखो, तुम्हें पता है कि मैं जानता हूँ, ठीक है, वो अगर अभी मैं तुमसे पूछूं बिजनेस क्या है तो तुम कहोगे बिजनेस इज एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें नंबर स्कोर नहीं कराएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स अपने साथ ऐड किया करो जिससे तुम्हारे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो और तुम्हारे नंबर बूस्ट अप हो। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ बिजनेस की, कि पहले बिजनेस कैसे होता था। जब बैंक नहीं थे, जब पैसे नहीं थे, तो कैसे ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी। तब एक तरीके से याद करो कि भाई एक देखो भाई, एक करेंसी तो बाद में बनी ना, उससे पहले बिजनेस था। तो वो बिजनेस कैसे चल रहा था? तो वो बिजनेस चल रहा था विद द हेल्प ऑफ, वन सेकेंड पेन सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, वो चल रहा था विद द हेल्प ऑफ हुंडी एंड चिट्ठी। हुंडी और चिट्ठी क्या है? ये एक तरीके का समझो प्रॉमिसरी नोट था, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट था। हुंडी और चिट्ठी क्या थे? एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट था, जो कि क्या कहा जाता था, एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। और तुम अगर सीबीएसई से तो यार तुम्हारे लिए इतना काफी है, इसलिए मैंने इसको फुल एनिमेटेड रखा है और इसमें थ्योरी बहुत कम रखी है, क्योंकि तुमको ज्यादा लिखना नहीं है, तुमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्योंकि सीबीएसई वाले लेंदी क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। अब जो 5 वाले क्वेश्चन 5 नंबर और 4 नंबर के होते हैं, उनका भी सब डिवीजन कर दिया जाता है 2-2-1 में या फिर 2-2 नंबर में, ठीक है। तो हम बात करते हैं हुंडी चिट्ठी। तो एक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको करा जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। जब पहले भाई नोट नहीं चलते थे, जब करेंसी नहीं थी, तो हुंडी और चिट्ठी यूज होता था। हुंडी चिट्ठी होता क्या था? इंडिजिनियस बैंकर फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट था दैट एडवांस लोन्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या होता था? अब समझो, अगर मैं आज के वर्ड में बात करूं तो चेक, चेक पे तुम नाम कर लिख देते थे कि इसको इतना पैसा दिया जाए, और तुम साइन कर देते थे और कहते थे भैया 2 महीने बाद चेक लगा देना, 1 महीने बाद चेक लगा देना, 15 दिन बाद चेक लगा देना। ऐसी चीजें जब तुम कहते थे तो उसको हम कहते थे हुंडी और चिट्ठी उस समय में। आज वो बन गया है चेक, ठीक है। वहीं पे हम बात कर सकते हैं इसमें इंटरमीडिएट्स कौन कौन होते थे। भाई देखो, ब्रोकर होता था, कमीशन होते थे, एजेंट्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर, हु हेल्प टू एक्सपेंड द होल ट्रेड बिजनेस। होलसेल बिजनेस को कहते हैं, होलसेल ट्रेड्स को। भाई देखो, तुम्हें पता है अगर तुम्हारा होलसेल का बिजनेस है तो तुम कहीं एक जगह पे सेटअप करके बैठे होगे और पूरे मार्केट में तुम्हारे पकड़ होगी। वो कौन तुम्हें करके देता था? भाई सेल एजेंट्स, ब्रोकर, मार्केट, ठीक है। ये सब तुम्हें क्या करते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी चप्पल के होलसेलर हो यहाँ पे, या किसी रिलैक्स होके लाएगा, या फिर ठीक है, तो तुम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर जितनी भी यहाँ पे स्लीपर्स की शॉप होंगी उन पे क्या करोगे? उनसे लिंक क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, एजेंट्स, ठीक है। कमीशन प्रोवाइड करोगे कि अगर आप, ये कमीशन ऐसे प्रोवाइड किया जाता है, दुकानदारों को प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप इतने की सेल कंप्लीट कर दोगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, इतने की टारगेट बेसिस पे, ठीक है। तो ये ऐसे आपके होलसेल बिजनेस सक्सेस होते थे। फिर आ जाता है भाई मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे उस समय में। तो भाई पाटलिपुत्र, पेशवार, ठीक है, पेशवार, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ और सूरत, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। जैसे आज के समय में अगर हम बात करें, मुंबई, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, ये क्या है? इट इज अ मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं। और अहमदाबाद, ठीक है, जहां से क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, स्पेशली वो रूट जो यहाँ पे ओशियंस हैं, लाइक मतलब जहाँ पे समुद्र वाले एरिया है, जैसे हम कह सकते हैं अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है? अमेजिंग ट्रेड सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं हम लोग क्या, भाई सिंपल सी बात कहें तो हम क्या इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो देखो, एक्सपोर्ट हमें पता है, हम शुरू से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में एंगेज थे, ठीक है। मतलब अब तो काफी कम हो गया, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल टेक्निक्स पे आ गए हैं। बट पहले हमारा पूरा जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। मतलब प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी थी, जो कि मेनली क्या एक्सपोर्ट करती थी? स्पाइस, कॉटन, सिल्क, शुगर, प्रीशियस स्टोन्स। और पता है, इसी वजह से हम थोड़ा सा बैकवर्ड रह गए, क्योंकि हम इन चीजों को बेचते थे, फिर वो उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते थे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते थे, वो सेकेंडरी में तक पहुंच चुके थे, और वही 10 रुपए की चीज हमको 50, 60, 70 रुपए की बेचते थे, ठीक है। दूसरा, हम भाई अगर कोई चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं से इंपोर्ट भी करते थे। हम क्या इंपोर्ट करते थे? भाई हॉर्स, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, वाइन। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप इंपोर्टेड वाइन्स, ग्लासेस, ये सब चीजें वहां से
आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करते थे। इसी वजह से देखो अभी मोदी जी ने भी कहा है कि गोल्ड मत खरीदो। द रीजन क्योंकि हम गोल्ड हमारा 10% खुद है और 90% हम एक्सपोर्ट और 90% हम इंपोर्ट करते हैं। अब जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी वहां जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा वीक होती चली जाएगी और वीक हो जाएगी। तो इस वजह से कहा गया कि अभी थोड़ा सा गोल्ड परचेज पे होल्ड करो, फिर से जैसे ये वॉर खत्म होता है फिर तुम धड़ धड़ के गोल्ड खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है तो तुम उसको फॉलो कर लो प्लीज। सपोर्ट मिलेगा, जो भी क्वेश्चन डाउट है तुम उस पर क्लियर कर सकते हो। सपोर्ट प्रोवाइड करो क्योंकि देखो यार तुम्हारे सपोर्ट से ही मैं ग्रो करूंगा और इस समय मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस से मेरी सक्सेस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम एक दूसरे के। तो कहीं ना कहीं प्लीज सपोर्ट अस, फॉलो ऑन इंस्टा। और जो भी सीतापुर से हो, ठीक है, वो मुझे ज्वाइन करके देखो, डेमो सेशन अटेंड करके देखो, डेफिनेटली तुम कहोगे मजा आ गया पढ़ के। बाकी यूट्यूब पे भी तुम थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ ड्रॉबैक्स भी बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल तुमको अच्छी चीजें बतानी है, ड्रॉबैक्स भी बताना, साथ ही साथ मेरिट्स भी बताना कि सर आप पढ़ाते तो कैसा समझ में आता है नहीं आता है और क्या वॉइस क्लैरिटी है ये नहीं। ठीक है, तुम सपोर्ट करो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्या था? ठीक है, हुंडी चिट्ठी था, दोबारा आ गया है। नहीं नहीं नहीं, ये आया है कि होता क्या था। हुंडी चिट्ठी इज एंशिएंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। ठीक है, हाँ, ये वही आ गया लग रहा है, ये पेज दोबारा रिपीट हो गया है क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था कि तुम्हें पहले मैं बैंक समझाऊंगा कि हुंडी चिट्ठी होता क्या है, फिर ये बताऊंगा कि पहले बिजनेस कहाँ कहाँ होते थे, कौन कौन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेंटर थे, और फिर मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये यही चीज यूज करी जाती थी एट दैट टाइम। हुंडी और चिट्ठी जब या इंडिजीनियस बैंक मतलब बहुत पुराने बैंक थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इसी नोट के बेसिस पर आपको लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। भाई अब देखो, हमारा बिजनेस कौन कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स ही कर रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट, कर तो बंदा ही रहा ना, एक आदमी कर रहा है। तो आदमी पहले, उससे पहले हमें बिजनेस से पढ़ने पहला पड़ेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी सिंपल सी बात की जाए 2 पार्ट में डिवाइड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से समझो, जिस चीज में मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूं या फिर जिस चीज में मुझे पैसा चाहिए हो, वो हर एक्टिविटी मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। अगर इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस टाइप ऑफ एक्टिविटी विच आर डन ऑन द बेस्ड ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है तो वो नॉन इकोनॉमिक हो ही नहीं सकती, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी। जैसे अगर मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट यहीं पे मैं घर पे जाके अपनी कोई रिलेटिव, अपने कजिन्स को फ्री पढ़ा दूं तो वो मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल वर्ड में कही जाए तो जिसमें आपका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। यहाँ पे मैंने तुम्हें पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। जैसे देखो, यहाँ पे एक खाना बना रहा है और ये कहाँ खाना बना रहा है? रेस्टोरेंट में। तो इसको लास्ट एंड सैलरी मिलेगी जो कि इसके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वहीं पे तुम्हारी मदर जब तुम्हारे लिए खाना बनाती हैं तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने अपने बच्चों को खाना खिला दिया, उसके पीछे उनका कोई भी प्रॉफिट मोटिव ऐड नहीं होता। वहीं पे 2 और ऐड करे हैं, जैसे यार ये कोई क्या कर रहा है, गैरेज में काम कर रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं ये कहाँ कर रहा है, कहीं फ्रूट्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी एड ऑन हो जाती है वो हमारे लिए बन जाता है, ठीक है, पैसा वाला चीज। अब यहाँ पे आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो भाई, डोनेशन एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनजीओ, एनपीओ, चैरिटीज, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, ये देखो, ये पूजा कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे भी ये जो ऐसी एक्टिविटी जिनसे हमारा कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, हम उन एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये डिवाइड हो गई है 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स आपको क्या बताएंगे कि भाई अगर आप पैसा कमा रहे हो तो 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो। अब 3 तरीके से पैसा कैसे कमा सकते हैं भाई? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्ड से जोड़ूं तो देखो, तुम जेठालाल, तारक मेहता सब देखते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें देखो एक जो भिड़े है वो प्रोफेशन में है क्योंकि उसको फीस मिल रही है, ठीक है। वहीं पे जो जेठालाल है वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, और जो अय्यर है उसको सैलरी मिलती है, तारक मेहता उसको सैलरी। तो कहीं ना कहीं जो अय्यर और तारक मेहता है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, प्रोफेशन में भिड़े आ जाएगा, ठीक है, और बिजनेस में तुम्हारा जेठालाल आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखा, तुम मुझे उसके 2 एग्जांपल बताओगे कि उसी में कौन कौन है। जैसे भाई अगर हम बात करें तो सोडी का खुद का गैरेज है, क्या वो बिजनेसमैन है या प्रोफेशन में? क्योंकि तो कहीं गैरेज चलाने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए जो कि प्रोफेशन का पार्ट बन जाएंगे, बट उसका खुद का गैरेज है तो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो किस सेक्टर में आएगा? उसको हम कहाँ डालें? प्रोफेशन में डालें या फिर बिजनेस में डालें? ठीक है। वहीं पे
पोपट एंकरिंग एक अच्छी क्वालिटी है, पत्रकार से हमें कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस तरीके की। तो उस बंदे को भी हम कहाँ डालेंगे पोपटलाल को? हम उसको एम्प्लॉयमेंट में डालेंगे या फिर प्रोफेशन में डालेंगे? थोड़ा सा उसको कोशिश करना जानने की कि उनको क्या पे आउट करा जा रहा है। जिस बंदे को सैलरी मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट में ही होगा, जिस बंदे का प्रॉफिट होगा वो कुछ भी करता हो बिजनेस में ही होगा, और कहीं ना कहीं जो जिस बंदे को फीस मिल रही होगी वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में ही आएगा। जैसे सीए, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है। अब सीए, लॉयर, डॉक्टर का प्रोफेशन चेंज हो सकता है। अगर डॉक्टर खुद की दुकान खोल के बैठे तो उसे फीस मिलेगी, बट कोई बड़ी फर्म लाइक अपोलो हॉस्पिटल उनको हायर कर ले और हर मंथ उनको सैलरी प्रोवाइड करे तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि उनको एक असाइन जॉब दे दी कि आपको हमारे यहाँ काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा समझ भी लो कि क्या कहना चाहता है। जो भी बिजनेस क्या होता है भाई, कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स से जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है? प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज से जुड़ी हुई है, रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे बिजनेस को हम सिंपल सा भाई हम उसे बिजनेस कहेंगे। अगर मैं कोई चीज प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। वहीं पे प्रोफेशन क्या है? मैं किसी को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटीज हैं, स्पेशल स्किल्स हैं, जिसके बेसिस पे मैं उनको स्पेशल टाइप सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक हेयर कटिंग, लॉयर, सीए, डॉक्टर। एंड आफ्टर दैट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। हम इसमें क्या कर देते हैं, आप पीपल असाइन द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीपल्स को जॉब मिल जाती है और उनको एक वर्क असाइन कर दिया जाता है, उसके बाहर उनको काम नहीं करना होता है। तो ऐसी चीजों को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाकी अगर तुम्हें नोट्स की नीड पड़े, हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो लेंदी हैं, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, बाकी ये तुम्हें मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, तुम्हें मैं ये पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आ जाता है, ये मैंने उसको डिफाइन किया है। देखो भाई, बिजनेस क्या है? बिजनेस का है एंटरप्रेन्योर डिसीजन पे चलता है कि जैसा डिसीजन लेगा वैसा वो एस्टेब्लिशमेंट होगा। जैसे मैं डिसीजन लूं कि कल से मुझे ऊपर भी कोचिंग क्लासेस पढ़ानी है, तो मेरा डिसीजन हुआ, उस हिसाब से मेरे स्टेप मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या मैं कहूँ ऑनलाइन चलाना है, मुझे ऑफलाइन चलाना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिस तरीके का एंटरप्रेन्योर डिसीजन होगा उस हिसाब से भाई सिंपल सा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। प्रोफेशन में कैसे होता है एस्टेब्लिशमेंट? जाहिर सी बात है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है कि भाई मैं सर्टिफिकेट में डॉक्टर बन गया, मैं पीएचडी होल्डर बन गया, मैं लॉयर बन गया। तो आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास कोई मेंबरशिप या कोई सर्टिफिकेट ना हो कि यू आर द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आ जाता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तुम्हें जॉब कैसे मिलती है? जाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, जिसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको कौन सा वर्क कितने बजे से कितने बजे तक करना है। लाइक अ लेबर, जिसको पता है कि भाई सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करना है, और उसका काम जो है वो वही करके देगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। बट वहीं पे सीईओ हो गया, उसकी क्वालिफिकेशन हाई है, तो उसको भी जॉब करनी है सुबह 9 से 6, बट बिकॉज दे हैव अ हाईली क्वालिफाइड, तो उसको अलग तरीके के वर्क असाइन करेगा और लेबर को अलग तरीके के वर्क है। तो इसमें वर्क असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। देखा है हर बार बिड़े कह देता है अनपढ़ गवार जेठालाल को, द रीजन क्योंकि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो अंधा पैसा छापता है, ठीक है। तो बट ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वहीं पे देखो, बिड़े के पास स्पेशल वो है कि हाँ वो पढ़ा सकता है, बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज, डिग्रीज, जिसकी वजह से वो टीचर है और वो लोगों को पढ़ाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आ जाता है क्वालिफाइड प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉयर। क्या अकॉर्डिंग वही है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन द जॉब असाइन, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए। तो इन दिस एक्टिविटी द क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाते हैं भाई, इसमें क्या मिलेगा भाई? जेठालाल क्या कमाता है तुम्हें भी पता है, प्रॉफिट कमाता है। प्रोफेशन, बिड़े को क्या मिलती है? फीस मिलती है। और कहीं ना कहीं जितने भी तारक मेहता, या फिर हम अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, अय्यर, तो वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है? वो सैलरी वेजेस पे बेस्ड है कि उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और अनसर्टेन प्रॉफिट होता है। जैसे तुम खुद देखा है, तुमने कई बार उसकी रील वायरल हुई है जेठालाल, जिसमें कहता है कि बिजनेस का क्या रहता है, वो तो एक खुला समंदर है, आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें नो लिमिट, नो लिमिटेशंस, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, आपके हार्ड वर्क पे सब कुछ डिपेंड होता है। तो ऐसे ही भाई बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी क्या होता है? अनसर्टेन होता है, कितना हो जाए कल कोई भरोसा नहीं, ठीक है। लो रिस्क होता है, फीस यूजली रेगुलर होती है, आपको पता है कि इतना हम, मेरे पास इतने कस्टमर हर महीने आते हैं और इतने आते रहेंगे, तो रेगुलर बेसिस पर आपको फीस मिलती रहती है। भाई इसमें क्या रिस्क है? इसमें कोई रिस्क नहीं है, और फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। फर्म के प्रॉफिट बढ़ने से ये नहीं होगा कि आपकी सैलरी भी बढ़ जाए, आपको बता दिया गया है कि आपको इतनी सैलरी पे 5 साल तक वर्क करना है, तो आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे।
फिर आ जाते हैं भाई कैसे, व्हाट इज बिजनेस। सिंपल सी बात की जाए, हर वो चीज बिजनेस है। जैसे भाई अगर आप प्रॉफिट देखो, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द मेन फीचर्स ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, वी आर अर्निंग प्रॉफिट, रिस्क, अनसर्टेन प्रॉफिट, ह्यूज रिस्क, प्रोडक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग और एक्वायरिंग गुड्स, ये सब किसका पार्ट है? ये बन जाएंगे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कोई पूछ ले व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो तुम सिंपल सा बोलोगे हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड द सेकंड अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है। अब बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि भैया देखो बिजनेस कई लोग ऐसा कर रहे हैं, अब जैसे मेरी बात करी जाए तो मेरा तो गुड्स से कोई लेना देना ही नहीं, गुड्स एंड एक्सचेंज, मैं तो केवल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में डिवाइड कर दिया गया, बिजनेस को डिवाइड कर दिया गया है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। अब इंडस्ट्री किस में एंगेज है, ठीक है, इंडस्ट्री कंसर्न विद द प्रोडक्शन और पर्पस ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। भाई क्या है कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो लिखो व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज मेनली कंसर्न ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म। वहीं पे अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ये कहता है इट इज अ बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री विच इज हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जो चीज गुजरात में बन रही है वो लखनऊ में मिल रही है बिकॉज ऑफ कॉमर्स, कोई चीज लखनऊ में बन रही है और वो गुजरात में मिल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ कॉमर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कोई नीड्स पड़ती है बहुत ज्यादा, कुछ आगे मैं बताऊंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल ही नहीं होगा अगर वो चीजें ना हो। अगर तुम्हें अभी से पता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिना कॉमर्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस की, तो बिजनेस दो में डिवाइड करा हमने, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्री ऑन प्रोडक्शन बेस्ड, कॉमर्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो हमने समझा भी दिया है बिजनेस, ठीक है, द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बिजनेस ब्रांचेस ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंटरमीडिएट्स क्या वही सेम है कि ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा कि जैसे हमने कैसे की चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, इंटरमीडिएट्स हमें मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, हमने यहाँ पे इसलिए बार बार इन चीज को ऐड किया है ताकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रीवियस टाइम्स के कोई दो मेजर वो बताओ ट्रेडिंग सेंटर्स बताओ, तो याद रखना तक्षशिला या सूरत, सूरत याद रखो, सूरत आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है, सूरत याद रखो, और वो याद रखो पाटलिपुत्र, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि भाई हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा तुम याद रखना है कि एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ भी बोल दोगे वो हम सबसे ज्यादा, तो हमारे पास जो चीज है स्पाइसेस, ठीक, स्पाइसेस हैं, और वो हैं दूसरा क्या आ जाता है, हाँ वो दूसरा याद रखना सिल्क एंड कॉटन। तो हम लोग मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे बेस्ड थे, तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ये होता था और इंपोर्ट हम लोग करते थे एनिमल्स, हॉर्स, एलिफेंट्स, ठीक है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर तुम्हें याद ही रहेगा क्योंकि अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि इस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, वायदा मोदी जी सेड डू नॉट परचेज अ गोल्ड, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, एक मिनट आगे नहीं बढ़ा, हाँ ठीक है। अब ऐसे इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में डिवाइड करा है मैंने, इस पेज पर दो रखे हैं और अगला एक पेज पे रखा है ताकि ज्यादा इसको वो ना बना दूं, ठीक है, ज्यादा इसमें वो हो जाता, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता। तो भाई इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गलत हो गया क्या, प्राइमरी एक्सट्रैक्शन, हाँ देखो इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी। यहाँ पे प्राइमरी लिखना भूल गया है, यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तुम्हें पता है प्राइमरी इंडस्ट्री इज मेनली एंगेज, यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया होगा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज किस पे बेस्ड है, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, ठीक है, जैसे माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिल्क डेयरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशिंग, ये सब किसका पार्ट बन जाता है, ठीक है, वीड्स का ग्रो करना, ये सब प्राइमरी का है। सेकेंडरी साहब भाई क्या करती है, वो कहीं ना कहीं जो ये जो बना रहे हो ये रॉ मटेरियल का फॉर्म है, एंड इस रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक। जैसा पानी है, पानी को भी बॉटल में भर देते हैं तो भाई उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। आटा, आशीर्वाद आटा, वही जो नॉर्मल आटा है वो 30 रुपए का आता है, बट वो आशीर्वाद आटा 40 रुपए का आता है, क्यों, बिकॉज इट इज क्या हो रहा है वहां, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जा रहा है, पैकेजिंग हो रही है, उसकी सफाई करी जा रही है, बहुत
और उसको कई केमिकल्स के साथ उसको ऐड ऑन करके उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उस बेसिस पर वो फर्म प्रॉफिट कमाती है। तो सिंपल सी बात करी जाए तो प्राइमरी इज बेस्ड ऑन एक्सटेंशन जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो बेस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द raw material and also convert raw material into finished goods and semi finished goods। याद रखना, converting a raw material into a finished goods and semi finished goods, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू, देखो लिखा हुआ है, फिर द फाइनल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये भी सब किसका पार्ट बनेगा, सेकेंडरी का बनेगा। अब तीसरी आ जाती है टर्शरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमने केवल किसकी बात की है, टर्शरी सेक्टर्स की बात की है। अब एक चीज समझो, प्रोडक्शन हो गया, प्राइमरी ने करा, उसको भेजा वहां, उसने उन्हें फाइनल गुड बना दिया, बट अगर तुम्हें सर्विसेज ना मिले लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ये सब तुम्हें फैसिलिटीज ना मिले, रोड, ठीक है, ये सब चीजें ना मिले, तो कहीं ना कहीं तुम क्या उन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। तो सिंपल सी बात करी जाए, टर्शरी जो कि एक सपोर्ट सिस्टम है, एक बैकबोन है, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, जो कि क्या करता है, प्रोसेस टू सपोर्ट अ सर्विस टू अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तीन चीजें याद रखना, ठीक है। इसके लिए अगर याद रखना है तो बिट याद रखना, बिट, ठीक है। बिट क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांजेक्शन, तीन चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बिट प्रोवाइड कर रहा है क्या, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। ये क्या करता है भाई, इंश्योरेंस तो तुम्हारे अंदर होता है, भाई गाड़ी चलाओ कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस था, हिंड्रेंस ऑफ किसका किसका कम हुआ, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कम हो गया कि गाड़ी में अगर चोरी भी हो गई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग क्या करता है, हिंड्रेंस ऑफ, सिंपल सी बात है, फाइनेंस का रिमूव करेगा, बैंकिंग है। और ट्रांसपोर्टेशन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का करता है। तो ये हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना, सारे पढ़ना है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैंने तुमको बस चैप्टर को समझाया है कायदे से। बाकी देखो एक चीज बताऊं, ये नोट्स को तुम एक तरीके से, इस तरीके से इसको तुम विजुअलाइजेशन के बेसिस पे लो, और अगर तुमको वाकई बहुत अच्छे नोट्स और लेंदी नोट्स चाहिए कि हाँ मेरा हर टॉपिक कवर हो, तुम जस्ट इंस्टा पे हाई कर दो और मेरे पास पीडीएफ सेंड तुम्हें कर दूंगा, या टेलीग्राम पे हाई कर दो, मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझो क्या कर रहा है, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, वेयर हाउसिंग, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग। भाई पांचों मैंने तुम्हें दिखाए हैं, बट यहाँ पे तुम इतना ही लिख के आओगे कि तुम्हें नंबर स्कोर करने हैं। तुम्हें क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये सीबीएसई में पूछा जाएगा, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, इतना भी अच्छा है क्योंकि सीबीएसई ज्यादा मांगता नहीं है, बट एक चीज है, हमको हमेशा नॉलेज को एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ताकि अगर टफ भी आ जाएगा तो हम इजी वाले को कर लेंगे, बट अगर हम इजी पढ़ के जाएंगे तो टफ हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना काम आएगा, मतलब ये टॉपिक कितना काम आएगा तुम्हारे लिए उस क्वेश्चन में। अपना कौन सा ट्रेड सेक्टर, मतलब भाई कॉमर्स को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, भाई इंडस्ट्रीज तो 3 में डिवाइड हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन यहाँ पे कॉमर्स भी 2 में डिवाइड है। कॉमर्स क्या है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड क्या करता है, ट्रेड का काम होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब भी क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप ये बाइंग एंड सेलिंग कर पा रहे हो तो केवल 2 कारणों से कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि उनके पास ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। एग्जांपल, अगर तुम कार लोगे तो क्या बिना फाइनेंस के ले पाओगे, क्या बिना इंश्योरेंस के ले पाओगे, ठीक है, क्या बिना ये आरटीओ सर्विसेज ना प्रोवाइड करे तो क्या नंबर प्लेट इसके लिए बिना ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज ट्रेड की जा रही है तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड से की जा रही है। अभी ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस, देखो ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, कोई चीज बाई कर लेना वो ट्रेड है, बट तब तक आप उस गाड़ी को रोड पे नहीं ला सकते जब तक उसको उसका इंश्योरेंस ना हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस अगर नहीं होता तो क्या गाड़ियां बिक पाती, या फिर अगर फाइनेंस नहीं होता तो क्या जितनी गाड़ियां शहर में, इसकी 50-70% गाड़ियां फाइनेंस है, यू हर कोई हमें जानता है, ठीक है भाई, फाइनेंस पे ही लेते हैं मोस्टली। तो कहीं ना कहीं बहुत सी गाड़ियां फाइनेंस है, तो क्या अगर फाइनेंस सेक्टर हटा दिया जाए, अब एसी भी लगने लग गए हर घर में, द रीजन फाइनेंस सेक्टर, तो भाई वो फाइनेंस सेक्टर हमारी बाइंग एंड सेलिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो भाई कॉमर्स 2 में डिवाइड हुआ, किसमें, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। इसका दूसरा नाम एड्स टू ट्रेड भी होता है, याद रखना नाम, कभी कभी एड्स टू ट्रेड पूछ लिया जाता है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क। क्या है रिस्क, अगर सिंपल चीज में बात करी जाए तो भाई बिजनेस में 4 तरीके के रिस्क देखने को मिलेंगे, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
चार तरीके के रिस्क होते हैं। अब ह्यूमन रिस्क में कौन आ जाता है? फ्लड, डिजास्टर्स, ठीक है, ये कोविड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल, ठीक है। दूसरा ह्यूमन कॉजेज में क्या आ जाता है भाई? चोरी हो गई, आग लग गई, थेफ्ट, ठीक है, स्ट्राइक भाई, लेबर स्ट्राइक्स पे चले गए, तो ये हमारा रिस्क हो रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा लेबर हमें छोड़ के चला जाए या स्ट्राइक पे चला जाए, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे हमारे टारगेट्स पूरे होंगे, तो ये ह्यूमन कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होगा भाई? मार्केट्स में चीजें, मार्केट टेस्ट बदलना, ठीक है, लोगों की पसंद बदलना, टेस्ट बदलना, प्रेफरेंस बदलना, ठीक है, तो भाई मेक चेंजेस इन द मार्केट। भाई जैसा पहले भाई नोकिया क्या हुआ? नोकिया मार्केट से गायब हो गया। द रीजन, क्योंकि भाई मार्केट में क्या है, एक टच स्क्रीन फोन आया जिससे धीरे धीरे लोगों का टेस्ट बदलता गया और मार्केट से नोकिया क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है पॉलिटिकल कॉजेस, जैसे कई ऐसे रूल्स आ जाते हैं, जैसे अभी जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ, इसकी वजह से कई सारे पॉलिटिकल वो आ गए, लॉज आ गए, जिसकी वजह से कई कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए जिनका इमरजेंसी एग्जिट नहीं था या फिर ये नहीं था। तो उस तरीके से क्या हो गया, वो एक तरीके का पॉलिटिकल वो आया, इंटरफेयर आया, और वो चीज आई जिसकी वजह से क्या हो गया, कई लोगों के चलते फिरते बिजनेस क्या हो गए? बंद हो गए, सील्स हो गई, पीडब्ल्यू सील हो गई, और इस तरीके की क्लासेस सील्स हो गई। क्यों? रीजन है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से सील हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था बिजनेस रिस्क। और अगर कोई भी डाउट आए तो तुम जस्ट मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, ठीक है। और दूसरा, अगर मेरा नंबर लेना है तो नंबर ले लो 9565856565। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, कुछ भी चीज जाननी हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लो। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।